नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा ठक्कर संस्कार आयु क्लिनिक और पंचकर्मा सेंटर से आप सबको हमारी ओर से दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन का आयुर्वेदिक महत्व भी है? जी हाँ, धनतेरस का दिन यानी कि भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन आयुर्वेद के लिए बहुत ही खास दिन है, इसीलिए आज हम आपके पास आयुर्वेद से संबंधित प्रचलित मान्यताएं और उससे जुड़ी रसप्रद बातें लेकर आए हैं। जैसे कि आयुर्वेद की दवाएं लंबी क्यों चलती है, आयुर्वेद में इतनी परहेज क्यों फॉलो करनी होती है, या फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने में इतनी इंस्ट्रक्शंस क्यों होती है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का संतोषकारक जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो हमें ज़्यादातर सुनने को मिलती है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलती है या फिर लंबे समय तक लेने के बाद ही फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ रोग के सिम्टम्स को दूर करना नहीं है, लेकिन रोग के मूल तक जाकर उसको जड़ से ख़त्म करना है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है, तो आयुर्वेद सिर्फ एसिडिटी की दवाई नहीं देगा, आपका पूरा परीक्षण करके आपके शरीर में वात, पित्त, कफ, इनमें से अगर पित्त दोष के बढ़ने के कारण एसिडिटी की समस्या हुई है तो पित्त को कम करने वाली और वायु और कफ का भी बैलेंस करने वाली ट्रीटमेंट दी जाती है। इसीलिए जब तक आपके शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का बैलेंस ना हो, तब तक आपकी दवाई या ट्रीटमेंट शुरू रहती है। और एक बात, ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रीटमेंट लंबी ही चले। बहुत सारी कठिन बीमारियों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे कि क्षार सूत्र, पंचकर्म, अग्निकर्म, यह सभी ट्रीटमेंट के बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स हैं। दूसरी बात जो आयुर्वेद के बारे में बहुत ही सुनने को मिलती है वो है कि आयुर्वेद की दवाइयों में परहेज़ बहुत होती हैं, जैसे कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ऐसे रहना वगैरह वगैरह। तो ये सच है दोस्तों कि आयुर्वेद में परहेज़ का बहुत ही महत्व है। आइए इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आपको घुटनों का दर्द है, जो कि आपके शरीर में वायु दोष की वृद्धि के कारण हुआ है और आपकी वायु दोष को कम करने की चिकित्सा शुरू है। अगर ऐसे समय पर आप ऐसा आहार या प्रवृत्ति करते हैं जिससे आपके शरीर में वायु दोष की वृद्धि होती है, तो जो भी चिकित्सा हमारी चल रही है उसमें देर से लाभ मिलेगा, क्योंकि एक और आप वायु को कम करने के लिए चिकित्सा या दवाइयाँ ले रहे हैं और दूसरी ओर वायु बढ़े ऐसा आहार या प्रवृत्ति कर रहे हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में परहेज का बहुत ही महत्व है, जिसको आयुर्वेद में पथ्य या अपथ्य कहा जाता है। आयुर्वेद के बारे में तीसरी प्रचलित बात, बहुत लोगों का ये कहना है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट और दवाइयाँ इफ़ेक्टिव तो बहुत है, लेकिन टैबलेट हो तो हम ले सकते हैं। चूर्ण, क्वाथ, आसव, अरिष्ट ये सब लेना हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि आयुर्वेद की औषधियाँ संपूर्ण नेचुरल है, जो कि वानस्पतिक औषधि के पत्ते, डाली, मूल, छाल, फल, फूल इन सभी में से बनाई जाती है। सभी औषधियाँ हर कोई ऋतु में मिलना संभव नहीं है, इसीलिए अन्य ऋतु में भी ऐसी औषधियों के लाभ पाने के लिए उसको सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है या फिर उसको दरदरा कूटकर उसको क्वाथ के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसी बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आंवले का औषध के स्वरूप में उपयोग करना है, तो अगर आंवले की सीज़न है तो उसका स्वरस बना के या फिर उसको कूटकर कल्क जैसा बनाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अन्य कोई ऋतु में आंवले का यूज़ करना है तो उसको सुखाकर आंवले का चूर्ण यूज़ कर सकते हैं या फिर औषध को कूटकर उसको पानी में उबालकर उसका क्वाथ बनाकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे महर्षियों ने बहुत सारी औषध कल्पनाएं दी हैं, जैसे स्वरस, कल्क, चूर्ण, क्वाथ, फाट, आसव, अरिष्ट वगैरह वगैरह। लेकिन आपको कौन सी औषधि कौन से फॉर्म में किस समय पर लेनी है, वो आपके वैद्य आपके रोग
और आपकी प्रकृति के अनुसार तय करेंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने में इंस्ट्रक्शंस बहुत होती हैं, जैसे कि दवाई गर्म पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, मध के साथ, या फिर कोई स्वरस के क्वाथ के साथ लेनी है। तो दोस्तों, दवाई का ये जो जोड़ीदार होता है उसको आयुर्वेद में अनुपान कहा जाता है, और अनुपान का भी आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। आयुर्वेद के महर्षियों ने कई सालों के रिसर्च के बाद हमें ये फॉर्मूला दिया है कि कौन सी औषधि किस तरीके से किस अनुपान के साथ लेनी है, जिससे उसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। उदाहरण के तौर पर आपको मालूम है कि शीतोपलादी चूर्ण मध के साथ और हिंगवाष्टक चूर्ण घी और चावल के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेद की सभी औषधियाँ योग्य अनुपान के साथ ली जाए तो ही वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के आराध्य देव भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन पर आयुर्वेद रूपी महासागर में से कुछ बूंदें हमने आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न किया। आयुर्वेद हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है और हम सबको सही अर्थ में उसका वारसदार बनना है। दोस्तों, हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि आयुर्वेद के रूप में हमें निरोगी और स्वस्थमय जीवन जीने की पद्धति मिली है। इसीलिए दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेद को सिर्फ रोग होने के बाद ही ना अपनाएं, लेकिन रोग ही ना हो इसीलिए अभी से अपनाएं। आज के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन पर आने वाले नए साल में हम आपको निरोगी और स्वस्थमय जीवन मिले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेद संबंधी आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। हैप्पी दिवाली।